गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के एप्लीकेशन की। तो उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के एप्लीकेशन में अपन डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कॉलिजन्स की कि टू पार्टिकल की वन डायमेंशन कॉलिजन्स, अर्थात कोई भी दो कण हैं, उन दोनों कणों की हेड ऑन कॉलिजन हो रही है, प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। और प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब यह होता है कि उसमें ऊर्जा और संवेग दोनों ही टक्कर से पहले, बाद में और टक्कर के दौरान इन संपूर्ण निकाय के अंदर ऊर्जा और मोमेंटम संरक्षित रहते हैं। तो उसमें एक पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। जब काइनेटिक एनर्जी है वह कॉलिजन के दौरान है वह कंजर्व रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी टक्कर हो रही है, उस टक्कर की पूरी प्रोसेस के दौरान ऊर्जा की कोई भी हानि नहीं होती है। ऑफ कोर्स मोमेंटम की भी कोई हानि इस दौरान नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी, आप ये समझिए कि कोई स्थिर अवस्था में कोई एक पार्टिकल है और दूसरा कोई भी पार्टिकल या कण स्थिर अवस्था वाले कण से टकराता है, तो वह अपनी ऊर्जा उसको ट्रांसफ़र करता है, अर्थात उसके मोमेंटम में कमी आती है। जो पहले वाला कण था उसके मोमेंटम में कमी आती है, तो दूसरे वाले कण के मोमेंटम में वृद्धि होती है। तो निकाय का संपूर्ण जो संवेग है, जो मोमेंटम है, वो ओवरऑल रूप से सुरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। तो जब भी अपन टक्कर के बारे में बात करेंगे, कॉलिजन्स के बारे में बात करेंगे, तो उसमें दो जो समीकरण है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जो एनालिसिस करने के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहला है एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। तो उसमें क्या है कि समेशन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जितने भी कण हैं उन सबकी प्रारंभिक अवस्था की जो गतिज ऊर्जा है उनका योग, दैट इज मस्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी समेशन ऑफ फाइनल पार्टिकल पोजीशन या फाइनल पार्टिकल्स। तो इसमें यह है कि जैसे कोई दो कण है वो आपस में टक्कर कर रहे हैं, तो टक्कर से पहले उनकी गतिज ऊर्जाओं का योग और टक्कर के बाद उनकी गतिज ऊर्जाओं का योग। ऐसे ही दूसरी जो इसमें इक्वेशन है, जो इक्विटी है, वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि टक्कर से पहले का कणों का कुल संवेग और टक्कर के बाद कणों का कुल संवेग सुरक्षित के लिए ज़रूरी होता है। तो आप इसको एज एग्जाम्पल यूँ समझिए कि दो कण हैं। पहला कण है वह है m1 और उसका वेग है u1, दूसरा कण है m2 और उसका वेग है u2। तो आप देखिए जब ये टक्कर करते हैं तो टक्कर के दौरान इन कणों के जो वेग हैं वो बदल जाएंगे। तो टक्कर से पहले के वेग और टक्कर के बाद के वेग अलग अलग हैं यहाँ पर, क्योंकि द्रव्यमान है वो समान ही रहेंगे। टक्कर से पहले जो द्रव्यमान था टक्कर के बाद में भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। टक्कर के बाद में जो u1 वेग था वह हो गया है v1 वेग, और जो u2 वेग था वो हो गया है v2 वेग। तो अभी अपन को जो इक्वेशन ऊपर अपन ने डिस्कस किए हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इनको इस सिस्टम के लिए ये अपन एज ए एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल इसको डिस्कस कर सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में देखिए दो कणों को जो टक्कर है उनका अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए अपन बात करेंगे कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, यह है टक्कर से पहले की कणों की कुल गतिज ऊर्जा अर्थात इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वह होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इस समान होगा। तो इनका समेशन ये होगा, ये वाला। अब देखिए प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा दोनों का मान बराबर होना चाहिए। ठीक ऐसे ही प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो प्रारंभिक संवेग वो है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर अंतिम संवेग है m1 v1 प्लस m2 v2। अब अपने पास में दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन में दो ही अननोन वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं अननोन वेरिएबल जिनका मान अपन को ज्ञात करना, वो हैं v1 और v2। इस पूरे निकाय में अपन के पास में v1 और v2 के मान ज्ञात नहीं है, वो अननोन है, दैट शुड बी सॉल्वेबल। तो इसके लिए अपन को सॉल्यूशन इसका प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि यह जो सिंपल इक्वेशन है उसको सोल्व करना होगा। देखिए जब जब कण है वो आपस में टक्कर करते हैं तो इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखिएगा। सपोज ये वाला कण है, कण m1 कण है, जब वह m2 से टक्कर कर रहा है तो इसके संवेग में कुछ कमी आई, m1 के संवेग में कुछ कमी आई, तो वो जितनी कमी आई है उतनी ही वृद्धि m2 के संवेग में हो जाएगी। तो दोनों के जो ओवरऑल संवेग हो गए वह हमेशा ही सुरक्षित रहेंगे, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। साथ में यह भी देखना है कि जब m1 कण है वो m2 के साथ में टक्कर करता है तो m एक दूसरे को बल लगाएंगे, तो जो m1
1 पर बल लगाएगा तो फोर्स ऑन टू, फोर्स बाई 2 ऑन 1, कि कण 2 के द्वारा 1 पर जो बल लगाया उसकी दिशा ये वाली होगी। तो दोनों विपरीत दिशा में होंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में होंगे लेकिन समान होंगे, इस बात का ध्यान पर रखना है। इसीलिए अपन को पता है कि इस लाइन में अपने डिस्कस भी किया है कि कण 1 के द्वारा जितना मोमेंटम लॉस होता है, हानि होती है, उतनी ही कण 2 के द्वारा मोमेंटम का गेन होता है। व्हाट इज इट मीन? इट मीन्स कि जो डेल्टा P1 है वह डेल्टा P2 के बराबर होगा विद माइनस साइन, कि वह इसके लिए उतनी ही डेल्टा P1 के लिए जितना हानि है डेल्टा P2, सॉरी कण M1 के लिए जितनी हानि है कण 2 के लिए उतना ही गेन है मोमेंटम का। तो यह डेल्टा P1 बराबर माइनस डेल्टा P2 होगा, माइनस साइन के साथ में ये बताएगा इसका लाभ, गेन और लॉस के रूप में। ठीक ऐसे ही अपन इसको एज ए इम्पल्स के रूप में बता सकते हैं कि अगर डेल्टा P1 बराबर माइनस डेल्टा P2 है तो मोमेंटम और इम्पल्स है वो दोनों एक ही प्रकार की यूनिट और अपना डायमेंशन वाले होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है वह टाइम के रिस्पेक्ट में अलग होती है। अर्थात कि जो इम्पल्स होता है वो फोर्स एट इंस्टेंट टाइम होता है, तो वो भी बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे एक दूसरे के लिए विद माइनस साइन। इस बात का भी खास तौर पर अपन को ध्यान रखना है। अब अपने इक्वेशन नंबर जो 3 और 4 हैं, ऊर्जा संरक्षण वाली और संवेग संरक्षण की इक्वेशन है, उनको दोनों को हल किया। वह जो सॉल्यूशन है वह मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप उसको सॉल्व करें। सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ हाफ हाफ सब कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद में M1 की टर्म एक तरफ ले लेंगे और M2 की टर्म एक तरफ ले लेंगे। इसमें भी M1 की टर्म एक तरफ ले लेंगे और M2 की टर्म एक तरफ ले लेंगे। और उसके बाद में देखेंगे तो ये हो जाएगा U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इधर वाला माइनस के साथ में U2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी इंटू ए माइनस डी। उसके द्वारा अपन सोल्व करेंगे और सोल्व के द्वारा कैलकुलेट वैल्यू ले लेंगे इसकी, और वो जो मान आएगा वह मान अपने पास में आएगा ये वाला। देखिए कि जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सोल्व करते हैं इसमें V1 का मान आ गया है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। ऐसे ही V2 का मान देखिए, V2 का मान क्या होगा? M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, ये वाला माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये अपने आप में एक सिमेट्री लिए हुए है। सिमेट्री क्या है वो अपन जब मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तब आएगा। देखिए मैंने मैट्रिक्स के रूप में लिखा है इसको, तो V1 और V2 ये पहले वाला मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। 2 1 1 वाला वेरिएबल है, यह है 1 1 और ये 1 2 वाला 1 2 वाला वेरिएबल। तो 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 और ये है 2 1 वाला 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 और ये है 2 2 वाला वेरिएबल माइनस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आप देखेंगे कि जो 1 1 और 2 2 वेरिएबल है वो लगभग एक जैसे हैं विद माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही जो 2 1 और 1 2 वेरिएबल हैं, आप उनको देखिए वेरिएबल्स को कि इनमें यहाँ पर जो 2 1 है वेरिएबल है उसमें है वो अंश में 2M1 है और जो 1 2 है इसमें 2M2 है विद रिस्पेक्ट टू U1 और U2। अब इसके द्वारा अपन डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे और उनका डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, उसको अपन जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कंडीशन फर्स्ट, जब M1 बराबर M2 है, इसका मतलब क्या है कि जो भी कण हैं वो आपस में टक्कर कर रहे हैं, उन दोनों कणों का द्रव्यमान अगर बराबर है तब क्या होगा? आप यूँ मानिए कि 2 कारें आपस में टक्कर कर रही हैं या 2 ट्रक आपस में टक्कर कर रहे हैं, 2 ट्रेन आपस में टक्कर कर रही हैं, 2 समान द्रव्यमान के कोई भी पिंड, गोले, बॉल या पार्टिकल आपस में टक्कर कर रहे हैं। तब सोल्व करने पर क्या आएगा? तब सोल्व करेंगे तो V1 का मान आएगा U2 के बराबर। देखिए V1 का मान U2 के बराबर आ गया सोल्व किया तो मैंने, और V2 का मान आ गया U1 के बराबर। इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि जब दोनों दोनों कणों का द्रव्यमान समान है तब उनके वेग आपस में बदल जाएंगे। उनके वेग अगर समान नहीं तो उनके वेग आपस में बदल जाएंगे। अर्थात ये समझिए कि देखिए ये एक कण है M1 और ये कण है M2, इसका वेग है U1 और इसका है U2। जब टक्कर कर रहे हैं तो टक्कर के बाद में जो U1 वेग है वो किसके बराबर हो जाएगा? V2 के बराबर। जो अंतिम वेग है दूसरे कण का वेग के बराबर होगा। अर्थात V2 जो कण है, जो द्वितीय कण का जो वेग है वो प्रथम कण के बराबर होगा। और ऐसे ही
जो v1 है वह हो जाएगा u2 के बराबर। तो अब आप यूँ कह सकते हैं कि प्रथम कण का वेग तो होगा द्वितीय कण के बराबर और द्वितीय कण का वेग होगा प्रथम कण के बराबर। तो इसका मतलब आपस में इनके वेग बदल गए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए इसमें। ऐसे कंडीशन नंबर 2, व्हेन टारगेट इज फिक्स्ड। टारगेट इज फिक्स मतलब कहता है कि जो दो कण हैं, दो बॉडी आपस में टक्कर कर रही हैं, तो उसमें एक जो कण है या बॉडी पार्टिकल बॉल्स जो भी है निकाय में वह नियत है। नियत होने का मतलब कांस्टेंट है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए टारगेट। टारगेट फिक्स करने का मतलब क्या है कि उसका वेग है वो 0 मान लिया है। आप इसका एग्जांपल भी मान सकते हैं दीवार और बॉल। दीवार है वो m2 कण है और बॉल है वो m1 कण है। इसका मतलब दीवार है वो स्थिर अवस्था में है तो एज ए टारगेट ट्रीट की जाएगी, और बॉल है वो m1 है तो दीवार का जो वेग है u2 वो 0 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि u2 इज 0 वाली कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं। तब देखिए v1 और v2 के मान क्या आएंगे। तब v1 का मान हो जाएगा m1 माइनस m2। ये सब समीकरण 5 और 6 के द्वारा ही आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, और v2 का मान क्या हो जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर ये तो जब द्रव्यमान है वो समान नहीं है, ये जब कंडीशन है कि जो दोनों के द्रव्यमान है वो समान नहीं। अगर कोई भी दो टारगेट ऐसे हैं जिसमें एक स्थिर है और दूसरा गतिमान है। यूँ मानिए आप एक कार है वह स्थिर अवस्था में खड़ी हुई है और समान द्रव्यमान की, और दूसरी वैसी ही कार गति अवस्था में उस कार के साथ में टक्कर करती है, तब क्या होगा। तो देखिए, तो इसके लिए कंडीशन देखेंगे तो आप इसी कंडीशन में रखिए m1 बराबर m2। तो m1 बराबर m2 रखेंगे तो v1 का मान 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पर रखेंगे m1 बराबर m2 तो v2 बराबर हो जाएगा u1। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई है, देखिए 2 से। तो v1 बराबर 0 और v2 बराबर u1। इसका मतलब अगर समान द्रव्यमान के दो कण या पिंड या निकाय हैं और इसमें एक कोई भी निकाय है वो स्थिर अवस्था में टारगेट की तरह है, तो जब उनमें टक्कर होती है तो टक्कर होने का मतलब यह है कि जो निकाय टक्कर करने के लिए गति कर रहा था वह टक्कर के बाद में स्थिर हो जाएगा, और जो पहले से स्थिर था वो गति करने लगेगा, और गति करेगा वो पहले वाले कण के वेग के बराबर। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब कोई भी स्थिर अवस्था में समान द्रव्यमान के कण से दूसरा कण टकराता है तो वह अपनी सारी की सारी ऊर्जा या वेलोसिटी स्थिर अवस्था वाले कण को एक्सचेंज कर देता है। इसका मतलब यह होता है, या वह उसको अपने वेग से रिप्लेस करके उसकी जगह खुद बैठ जाता है। ये अपन इसके द्वारा कह सकते हैं, और इसमें पूरा मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होता है कि जब पहले वह निकाय था तो उसमें कण एक का संवेग था और कण दो का कोई संवेग नहीं था। अब टक्कर के बाद में कण दो का संवेग हो गया, कण एक का कोई संवेग नहीं है, तो ओवरऑल संवेग यही हुआ कि कण एक ने पूरा संवेग अपना ट्रांसफर कर दिया है उसको। अब इसी में कंडीशन नंबर 3 देखिए। कंडीशन नंबर 3, u2 बराबर 0 और m2 है वह m1 की तुलना में बहुत छोटा हो। तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी एक निकाय ऐसा है वो स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, लेकिन जो स्थिर अवस्था में है उसका द्रव्यमान बहुत छोटा है। जो भी निकाय स्थिर अवस्था में है उसका द्रव्यमान बहुत छोटा है और तब टक्कर होती है। तो आप इसको यूँ मान सकते हैं कि एक कोई भी एग्जाम्पल देखिए आप कि कोई भी एक बाइक है, मोटरसाइकिल सपोज कहीं खड़ी है स्थिर अवस्था में, और कोई भी ट्रक है वो चल के उसको टक्कर करता है, तब इस निकाय में क्या होगा। तो इसका देखिए अपन समझ सकते हैं कि v1 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, जो कि समीकरण 5 और 6 से मिल गया। अब इसमें अपन को कंडीशन लगानी है कि m2 बहुत छोटा है m1 की तुलना में। तो m2 जब बहुत छोटा है तो इसका मतलब यह हो गया है कि m2 को m1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इसमें ऊपर भी m1 आ जाएगा, नीचे भी m1, इसको नेग्लिजिबल मानेंगे तो m1 बटे m1 हो जाएगा 1। तो v1 बराबर u1। ऐसे ही जो v2 है वह क्या है, v2 का तो यह होगा वापस उसी 5 और 6 इक्वेशन से 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखिए जब m2 बहुत छोटा है तो इसको m2 को रिप्लेस कर देंगे तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 बराबर 2u1। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों इक्वेशन से कि v1 बराबर u1 और v2 बराबर 2u1, कि कोई भी ऐसा निकाय है जिसमें एक कण बहुत छोटा है और वो स्थिर अवस्था में, दूसरा कण बहुत बड़ा है और वो गतिमान अवस्था में। मैंने एग्जाम्पल दिया ट्रक और बाइक की भिड़ंत में।
कि कोई भी एक बाइक है वो स्थिर अवस्था में कहीं खड़ी है और ट्रक आके उसको एक वेग से टक्कर करता है, तब क्या होगा? तो जो भारी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, वो तो अपने वेग से चलता रहेगा ना, ट्रक अपने वेग से चलता रहेगा, लेकिन जो बाइक है उसका टक्कर के बाद में वेग क्या होगा? उसका वेग होगा टक्कर के बाद में ट्रक के वेग का दोगुना। अर्थात कोई भी हल्का कण स्थिर अवस्था में है और उससे कोई भी भारी कण आके टक्कर करता है, तो टक्कर के बाद में जो स्थिर अवस्था में हल्का कण था वह उस भारी कण के वेग के दुगने से गति करता है। इस बात का यह प्रूफ है। ओके, अब इसी में अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं 5वां, और वो यह है कि जो मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ कि U2 बराबर 0 और दोनों के द्रव्यमान समान। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई स्थिर अवस्था का कण कोई समान द्रव्यमान का दूसरा कण उसको टक्कर करता है, तो जो भी टक्कर करने वाला कण है वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस कण को दे देता है, और ऊर्जा देने के बाद में उसकी जगह पर खुद आके बैठ जाता है और उस कण को रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस होने के बाद में वह कण उसी वेग से गति करता है जो पहले गतिमान कण था। ओके, अब ठीक ऐसी इस कंडीशन में अपन एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, और वो एग्जांपल है कि जब m1 का मान m2 की तुलना में बहुत छोटा हो और u2 का मान 0 हो। अब ये कंडीशन देखिए कहाँ पर फिट बैठती है लाइफ में। तो इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि दीवार और बॉल दोनों का एग्जाम्पल लीजिए। दीवार है उसका द्रव्यमान बॉल की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और दीवार है वह स्थिर अवस्था में भी है, तो अर्थात जो भारी कण है वह स्थिर अवस्था में है। तो आप इसको भी समझ सकते हैं ना, ये भारी कण है और ये है हल्का कण। तो यह तो है m2 और u2 बराबर 0, और यह है m1 और u1, ये से गति करके टक्कर करता है। तो टक्कर करने के बाद में अब नेचुरल फिनोमेना है, आप देख सकते हैं कोई भी हल्का कण भारी कण से टक्कर करता है तो वह रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। यह जब अपन जो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर वाला मॉडल पढ़ते हैं केमिस्ट्री में या बेसिक फिजिक्स में, बेसिक केमिस्ट्री में जूनियर क्लासेस में, तब इसमें ये होता भी है। डाल्टन ने या रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था कि रदरफोर्ड के अनुसार कोई भी कण है वह न्यूक्लियस के प्रभाव में आता है, तो एक यह नाभिक है, और कोई जब इलेक्ट्रॉन इसके प्रभाव में आता है तो वह इसी कण पर इफेक्ट हो जाता है, ऐसे करके इसके पास इफेक्ट होता है। लेकिन जो कण इसके बीचों बीच आके टक्कर करता है वह अपने उसी पथ से वापस मुड़ जाता है 180 डिग्री पर। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, क्योंकि नाभिक है वह इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 1836 गुना भारी होता है। अब दीवार के ऊपर अगर बॉल अपन फेंकते हैं, टकराते हैं, तो क्या होगा? दीवार का तो कोई वेग नहीं होगा ना, जो बॉल है वह अपने उसी वेग से और उसी रास्ते पास से वापस आ जाएगी। तो इसी कंडीशन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब m1 है वह बहुत हल्का है m2 की तुलना में, जो m2 है वो स्थिर अवस्था में है। तब उसी इक्वेशन नंबर 5 और 6 से देखते हैं, और इक्वेशन 5 और 6 से देखेंगे तो क्या होगा कि देखिए अपने पास में ऑलरेडी ये इक्वेशन आई हुई है, v1 बराबर ये है और v2 बराबर ये है। तो जब देखेंगे आप कि v2 बराबर है 2m1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू u1, तो m2 भारी है तो m2 डिनोमिनेटर में है, m1 हल्का है तो m1 हल्का है तो इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इसका मतलब v2 है वो 0 रहेगा अप्रोक्सीमेट। तो v2 का मान यहाँ पर अपने 0 मान रखा है। अब v1 का मान क्या आएगा वो इसे देखिए, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये v1 के बराबर है। तो अब देखिए m2 भारी है, तो m2 भारी है तो इसकी तुलना में m1 है वो हल्का है, तो m1 को नेग्लिजिबल मानेंगे। तो ऊपर भी आएगा माइनस का m2 और नीचे आएगा m2, तो कैंसिल होने वाले -1 बचेगा, गुणा करेंगे इसका तो माइनस u1, अर्थात u1 बराबर माइनस u1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रथम कण है वह टक्कर के बाद में अपने ही वेग से विपरीत दिशा में गति करेगा, अर्थात जो m1 कण है उसके वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में उसका वेग समान रहेगा, बस उसकी दिशा बदल दी जाएगी, बदली हो जाएगी। और वह होता है मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, संवेग संरक्षण के लिए। जब किसी भी दीवार पर बॉल करते अपन टकराते हैं, बॉल फेंकते हैं, तो वह सेम वेग से उसी गति से वापस उसी पथ को फॉलो करते हुए आती है विपरीत दिशा में। ये इसके लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अभी अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे रॉकेट की मोशन और किसी भी बंदूक का रिकॉयल वेलोसिटी। कल